सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। जीत जाए तो जश्न और हार जाए तो धांधली का शोर। पाकिस्तान में हर सियासी जमात का तरीक़ाकार यही है। इलेक्शन हारने और हर नतीजे को तस्लीम ना करना अब जैसे रूटीन बन चुका है। और कराची के हल्का NA 249 के इंतखाबी नताइज के बाद पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी जमात इसको तस्लीम नहीं कर रही। बाई इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार की बात की जा रही है। एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि टर्न आउट कम रहा, वोट कम पड़े, मगर इसके बावजूद नताइज का ऐलान करने में इतना वक्त आखिर क्यों लगा। नून लीग ने इंतखाबी नताइज को मानने से इनकार किया और इलेक्शन कमीशन में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी, जिस पर कल यानी 4 मई को समाअत की जाएगी। नून लीग का मौक़िफ़ है कि इंतखाबी सामान सिंध पुलिस की तहवील में है, जो सूबाई हुकूमत का महकमा है, और इस बात का खदशा है कि बैलेट पेपर्स, इंतखाबी फहरिस्तों की कॉपियां बैलेट पेपर अकाउंट्स को तब्दील किया जा सकता है, जिससे पूरा इंतखाबी अमल खराब होगा। इसलिए बैलेट पेपर्स और दीगर इंतखाबी मवाद इलेक्शन कमीशन की तहवील में होना चाहिए और फौज की निगरानी में किसी महफूज जगह पर इसको रखा जाए। तो नून लीग के मुतालबे पर बिलावल भुट्टो ने तनकीदी जवाब दिया और कहा कि NA 249 एस्टेब्लिशमेंट का कोई एक्टिव किरदार नहीं था। नून लीग ने 1 सीट हारी है तो चाह रही है कि फौज मुदाखलत करे। NA 249 के पोलिंग बॉक्स फौज की तहवील में देने का मुतालबा समझ से बाहर है। बिलावल ने इसका क्या जवाब दिया, जरा देखिए। एस्टैब्लिशमेंट का कोई एक्टिव पार्टिसिपेटरी रोल नहीं था। नून लीग ने 1 सीट हारा है तो फिर वो अपील कर रहे हैं कि फ़ौज मुदाखलत करे इलेक्टोरल प्रोसेस में। गैर ज़िम्मेदाराना मुतालबात है नून लीग की तरफ से, इसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। NA 249 के पोलिंग बॉक्सेस को फ़ौज के कस्टडी में देने का जो मुतालबा है वो मेरा समझ से बाहर है। तो इलेक्शन में हारने वाले जीतने वाले की जीत को तस्लीम कर लें, शायद हमारे मुल्क में ऐसा मुमकिन ही नहीं है। 2013 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया और इलेक्शन कमीशन से 4 हल्के खोलने की बात की। 2018 इलेक्शन के इंतखाबी मंशूर में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन रिफॉर्म्स लाने का ऐलान किया, मगर अब तक वो इंतखाबी इस्लाहात लाने में मुकम्मल नाकाम है। अब आज एक बार फिर इमरान खान की हुकूमत ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान किया है। हुकूमत इलेक्शन रूल्स में 49 के करीब तब्दीलियां करने के बारे में इस वक्त सोच रही है। बाबा रवान ये बताते हैं कि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के इस्तेमाल के लिए सेक्शन 103 में तरमीम ला रही है और आबादी के बजाय अब रजिस्टर्ड वोटों की बुनियाद पर हल्के बनाए जाएंगे और हल्का बंदियां नादरा के डेटा के मुताबिक की जाएंगी। अगर किसी को पोलिंग स्टाफ अफसरान पर एतराज़ होगा तो वो इसे 15 दिन में चैलेंज कर सकेगा। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। आज़म इमरान खान ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया है कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। रिफॉर्म के लिए 49 सेक्शंस कुछ डिलीट किए जा रहे हैं और कुछ तब्दील किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, उनके इस्तेमाल के लिए इलेक्शंस में सेक्शन 103 उसको हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। पोलिंग स्टाफ के हवाले से हमेशा शिकायत उठती हैं। ऑफिसर्स एंड स्टाफ विद इन 15 डेज इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकेगा। तो हुकूमत ये कहती है कि इंतखाबी इस्लाहात के बगैर धांधली को रोका नहीं जा सकता, जबकि अपोजिशन इलेक्शन रिफॉर्म से इनकार कर रही है। हुकूमती इक़दाम पर बिलावल भुट्टो जरदारी का यह कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुनियादी काम इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन में रोल ख़त्म करना है। ऐसा ना किया तो जितनी भी कानून साजी हो इलेक्शन मुतनाज़ ही रहेंगे। क्या कहा उन्होंने, इससे मुतालिक सुनिए। इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो इंतखाबात में होते हैं, और अगर इस्टेब्लिशमेंट का एक्टिव रोल है इंतखाबात के सिलसिले में, तो फिर जितना भी कानून साजी हम करें इंतखाबात मुतनाज़ा रहेंगे। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक तरफ इलेक्शन इस्लाहात लाकर दो नहीं एक पाकिस्तान बनाने की बात कर रही है, तो कानून सबके लिए एक करने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ शुगर स्कैंडल है, जिसमें केसेस भुगतने वाले जहांगीर तरीन के हामियों से वज़ीर आज़म ने खुद मुलाकात की। जहांगीर तरीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी वो करवा चुके हैं और अब तो जहांगीर तरीन केस में तहकीकात भी फिलहाल रुकी हुई है, क्योंकि तहकीकात करने वाले डॉक्टर रिजवान को हुकूमत पहले ही हटा चुकी है और हुकूमत की जानिब से अब ये सारा का सारा मामला सेनेटर बैरिस्टर अली जफ़र देख रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान वज़ीर आज़म इमरान खान के नामजद करदा सेनेटर अली जफ़र की तहकीकात का इंतज़ार कर रहे हैं और ईद के बाद करना क्या है इसकी भी इस वक्त प्लानिंग की जा रही है। तो ईद के बाद इससे
शायद हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल तो ये मामला अभी निमट गया और रुका हुआ है। तो अब इसी सूरत हाल पर बात करते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। राशिद महमूद सुमरो साहब जमीयत उलमाए इस्लाम से हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और राजा यासिर हुमायूं साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। तो राशिद सुमरो साहब, अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हुकूमत कर रही है, इलेक्शन रूल्स में तरमीम करना चाहती है और ये चाहती है कि अगले जो इलेक्शन वो साफ और शफाफ हों। एक बेहतर कदम है हुकूमत की जानिब से। अरबाब साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। जो इब्तदाई आपने गुफ्तगू की NA 249 की, तो जाहिर है कि मुझ समेत सिंध के तमाम बाशिंदे, सिंध का पूरा आवाम और बिलखसूस NA 249 के आवाम हैरान और परेशान हैं कि रेस में जो घोड़ा था ही नहीं वो उस रेस का सिकंदर कैसे बन गया, और जिस घोड़े का दूर दूर तक नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था वो इलेक्शन कैसे जीत के बाहर निकला है। तो और फिर इलेक्शन कमीशन के सामने जब धरना लगा और वहाँ अपोजिशन की जमातें बैठी रहीं, नून लीग, JUI, बाकी तमाम इत्तेहादी वहाँ बैठे रहे। हैरान कुन बात यह है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास नताइज नहीं थे और उधर मिनिस्टर जो है एजुकेशन के जनाब सईद गनी साहब वो ट्वीट पे रिज़ल्ट ट्वीट किए जा रहे थे, रिज़ल्ट ट्वीट किए जा रहे थे। हैरान कुन बात थी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास नताइज नहीं थे और मिनिस्टर एजुकेशन के पास नताइज थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वहाँ पोलिंग स्टेशन में जो बैठा हुआ अमला था वो सारा मिनिस्ट्री एजुकेशन सिंध का मातहत था और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बाद में नताइज भेज रहा था और पहले अपने मिनिस्टर साहब को नताइज भेज रहा था, क्योंकि इलेक्शन के दिन तो उन्होंने एक दिन ड्यूटी करनी थी, बाकी तो ड्यूटी उन्होंने सईद गनी साहब के पास ही करनी थी। तो कहीं उनकी बेचारों की नौकरी तो दाव पर नहीं थी। अब अगर नून लीग ने एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया है और नून लीग इसको चैलेंज कर रही है और उन वोटों को महफूज बनाने के लिए दरख्वास्त दे रही है, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। इलेक्शन में दोबारा गिनती अगर नून लीग करना चाह रही है तो उनका ये आईनी हक है। अगर वो महफूज करना चाहती है बैलेट पेपर्स को, वोट की पर्चियों को, तो ये उनका आईनी हक है। मेरा ख्याल ये है कि उनके इस आईनी हक पर जमहूरी जमातों को वेलकम करना चाहिए, न कि उन पर तनकीद करनी चाहिए। सही, लेकिन जाहिर है कि जहां तक आपने बात की इलेक्शन इस्लाहात की, साहब ये जो आप कह रहे हैं कि रिजल्ट सईद गनी साहब को तो मिल रहे थे, प्रिजाइडिंग अफसर को नहीं मिल रहे थे। आपको याद होगा कि उस इलेक्शन की रात कोई 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, मोहम्मद जुबैर और शाहिद खाकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी चुके थे और अपनी जीत का ऐलान कर दिया था। तो वो नताइज तो उनको भी मिल रहे थे, लेकिन ज़ाहिर उस वक्त मुकम्मल पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं थे। जब मुकम्मल पोलिंग स्टेशन के नताइज आए तो सूरत हाल कुछ अक्सर मुख्तलिफ नजर आई। देखिए, जब आप अंदाज़ा करें 276 पोलिंग स्टेशन में से 203 और 4 पोलिंग स्टेशन तक मिफ्ता इस्माइल साहब लीड में थे। सिर्फ 50 पोलिंग स्टेशन जिन पे धुंध पड़ गई और धुंध के बादल जो है रात को 3 बजे और 3:30 बजे जाके वो झटे। जब झटे तो उन पर फिर नताइज तब्दील थे और 800-900 के फ़र्क से जो है ऐसे उम्मीदवार को आगे लाया गया जिसका दूर दूर तक निशान नहीं था जीतने का। तो यही तो हम सवालात कर रहे हैं कि इन सवालात को अगर चैलेंज कर रही है नून लीग और अपना हक मांग रही है और अगर इन चीज़ों की चौकीदारी के लिए अदालत जा रही है, तो डेमोक्रेसी इज बेस्ट रिवेंज के नारे लगाने वाले इस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं? जाके अदालत में अगर बिल्कुल कोई दूध साफ है और उसमें कोई कालापन नहीं है तो फिर चीखने की ज़रूरत नहीं। अदालत में जाके प्रूफ करें कि जी कोई चोरी नहीं हुई वोट की और बिल्कुल साफ नताइज हैं, और अदालत में अगर ये प्रूफ होता है तो नून लीग भी उसको कबूल कर लेगी। फिर ये कहाँ की डेमोक्रेसी है कि उस पर जो है आप एतराज़ात कर रहे हैं? अगर एक जमात उस पर एतराज़ कर रही है और अदालत का रुजू कर रही है और अपने वोटों को दोबारा गिनती का मुतालबा कर रही है तो मेरा ख्याल है इसमें कोई कबात तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो तैमूर साहब क्यों एतराज़ क्यों है आप लोगों को इस रीकाउंटिंग पर? ये कुछ 700 के करीब वोट से आप लोग ये इलेक्शन जीते हैं, पिछली बार भी नून लीग 700 के फर्क से हारी थी। रीकाउंट होने दें, 700 का फर्क है, अगर कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे वो तो 500 साढ़े 500 से जीत ही जाएंगे आप। तो ज़रूरी तो नहीं कि वो इसका नतीजा तब्दील हो जाए रीकाउंटिंग से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब साहब और सारे पैनल को भी मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। अब समझ नहीं आ रहा, ये सीट वही सीट है जो पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती रही है और मैं हमेशा हकीकत की बात करता हूँ, सच्ची बात करता हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी। तो इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जो पिछली हमारी इलेक्शन हुई थी
2018 की, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी जो है विनिंग कैंडिडेट थे, बहुत जबरदस्ती, बहुत तरीकेकार से उनको हराकर और वाडा जैसे आदमी को उन्होंने जिताया था। अब रही बात इस सरप्राइज की कि ये सरप्राइज कैसे आ गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे सीट जीत गई, ये तो कोई सरप्राइज नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी है सिंध की। मेरे ख्याल से सरप्राइज तो होता अगर नून लीग जीत जाती, क्योंकि नून लीग को एक भी सीट सिंध में नहीं जीत सकती। मेरे भाई सुमरो साहब, मैं बहुत अदब करता हूँ, उनका एहतराम का मेरा उनसे भी रिश्ता है, उनकी जमात की सिंध में कोई एक सीट नहीं जीत सकी, तो उनका जीतना मेरे ख्याल से सरप्राइज होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जीतना इतना कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। सेकेंडली जो मेन सबको इशू है कि इतना कम वोट कास्ट क्यों आता, तो इसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि जी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन हमने अपने जलसे जुलूस भी हमने कैंसिल किए हैं, तो इस इलेक्शन की भी डेट फर्दर ऑन लेकी जानी चाहिए जब कोविड की सिचुएशन जरा बेहतर हो। प्लस साथ में आपका एक और इशू था, वो रमजान का था। रमजान मुबारक में भी एक इशू होता है। अब मौलाना साहब अगर अपने कैंडिडेट को खड़ा करते इलेक्शन में, या जैसे कि आपने देखा टीएलपी का कैंडिडेट खड़ा था तो उसने बहुत अच्छे वोट सिक्योर किए, पीपल्स पार्टी ने बड़े अच्छे वोट सिक्योर किए, और वन ऑफ द लोएस्ट वोट जो मिले वो थे अपने हमारी पीटीआई को। तो पीटीआई का तो इशू ये है कि पीटीआई के जो लोग हैं ना, वो रमजान में वोट दे ही नहीं सकते, क्योंकि शैतान रमजान में बंद होता है, तो उनको तो वोट मिलना भी नहीं था। जिस तरह से मलीर में उनकी नंबर 4th 5th का है, इस तरह यहाँ पर भी वो नंबर 4th 5th का है। पीटीआई को वहाँ वोट मिलते हैं जहाँ पर नाच गाना हो, ढोल धमाल हो। तो ये रमजान का इलेक्शन कहीं से भी मेरे ख्याल से सूट करता नहीं है पीटीआई को। लेकिन आपको जो इशू बताएं। लेकिन तैमूर साहब, ये जो सरप्राइज की आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है 2018 में शहबाज शरीफ और फैसल वाडा का मार्जिन बहुत कम था। फैसल वाडा नंबर 1 पे थे, शहबाज शरीफ नंबर 2 पे थे। तो अगर इस बार भी ये सीट नून लीग जीतती, जो कि पोल्स में भी टॉप कर रही थी, जब सर्वेज हो रहे थे, पोल्स में लोगों की राय ली जा रही थी, तो उस वक्त भी ये मुकाबला बहरहाल नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और किसी हद तक मुस्तफा कमाल के दरमियान था। उस वक्त लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने की बात नहीं कर रहे थे, इसलिए शायद सबको हैरानगी हो रही है कि ये अचानक से पीपल्स पार्टी कहाँ निकल कर आ गई। अरबाब साहब देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की रूलिंग पार्टी है। हम गवर्नमेंट में यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हमने लोगों को बहुत सी सहूलियात दी हैं। हमने सिंध को आज फख्र से कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन हेल्थ सिस्टम हमने दिया है, जो कि चीज़ मानी जा चुकी है। जिस स्पीड में मैं 13 साल की बात नहीं करूंगा, पर पिछले 5 साल में जो मुराद अली शाह साहब और जमीन बिलावल जब से एक्टिव हुए, तो आपने देखा है कराची के रोड, कराची के रास्ते, कराची की वाटर से बहुत चीज़ों में बहुत फायदा हुआ है, और भी ऑफकोर्स बहुत फायदा हमें देना चाहिए, पर बेहतरी आई है जिसकी वजह से हम इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारा एक भी अफसर जो है वो गायब नहीं था, हमारे 100% ऑफिसर सब पहुंच गए थे वहां पर। तो फिर ये चीज का इल्जाम कैसे लगे जब जहाँ पर धांधली होती है, जैसे डस्का में हुआ, जब धुंध आती है तो फायरिंग होती है, लोग की डेथ होती है, लोग शहीद होते हैं, अमवात होती है। टोटल 65,000 वोट डले, 276 पोलिंग स्टेशन हैं, यानी हर पोलिंग स्टेशन को 300 साढ़े 300 वहां पर वोट डले। फिर ये 300 साढ़े 300 वोट गिनने में 5 बजे से रात 4 बजे तक का वक्त क्यों हो गया? ये 10 घंटे 11 घंटे क्यों लग गए? इतना टाइम क्यों लगा? अरबाब साहब, बड़ा ही सिंपल सा का हिसाब लगा लें। 267 पोलिंग स्टेशन थे मेरे ख्याल से। आप हर पोलिंग को जो है सो 3 मिनट का टाइम दे दें, चले 2 मिनट का टाइम दे दें। आप 2 मिनट का टाइम एक रिजल्ट का रखें, उसको मल्टीप्लाई करें 276 के साथ, और आप मुझे बताएं कितने मिनट होते हैं। तो ये एग्जैक्ट वही टाइमिंग होगा जिससे हमारा रिजल्ट आया है। उसमें आप इफ्तार का टाइम छोड़ दें जो रोजा खुला, उसके बाद आप तरावी का टाइम छोड़ दें जो तरावी हुई। तो ये ब्रेक्स भी तो आती है। ये अनयूजुअल 3 घंटे की एक ब्रेक आई जो कि आनी थी रमजान की वजह से। तो मेरे ख्याल से हमें अपनी हार या अपनी जीत कबूल करनी चाहिए। अगर यहाँ पर भी डस्का वाले हालात होते, तैमूर साहब, जो 276 पोलिंग स्टेशन से हर हलके में अलग अलग अमला मौजूद होता है, तो ये सिर्फ एक टीम को तो नहीं है सारी वोटिंग करनी थी, जो आप इसको 276 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2-3 मिनट को? जी, यहाँ पर जितने भी हमारे पोलिंग एजेंट्स होते हैं, पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो ये रिजल्ट उठाते हैं, साइन कराते हैं। लेकर 276 पोलिंग तक 1 बाय 1 नहीं गिनी गई, बैक वक्त हर अमले ने अलग अलग गिनी है। बिल्कुल, उन्होंने अलग अलग गिनी है, पर यही रिपोर्ट सुमरो साहब उन्होंने जाकर इलेक्शन कमीशन में भी तो जमा कराई है, उन्होंने उसका फुटप्रिंट भी तो दिए हैं। तो ये सब चीज जब आप टाइमिंग लगाएंगे रमजान की जो कुछ हमारी मसरूफियात थी, रोजा खोलने का या तरावी का, तो वही चीज जाके खड़ी हो जाती है। और हम जो कह रहे हैं या कोई पार्टी जो एतराज कर रही है कि एजेंट या पोलिंग अफसर गुम थे, तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ा खुल के कहा था कि कोई भी गुम नहीं था। और मुझे एक और चीज से बड़ी हैरत होती है
कि नून लीगी, हमारे जो नून लीग के दोस्त है, हमारे भाई हैं, उसकी जो लीडरशिप है वो कहते हैं कि हमें पाक फौज पर एतराज है, उनको पाक फौज के खिलाफ बहुत सी मवाद है, और आज वही पाक फौज पर उनको भरोसा और एतमाद हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि पाक फौज की तहवील में आप देखें तो ये दो साइडेड पॉलिसी और दो बातें एक साथ की जा रही है। मेरे ख्याल से बयानिया एक ही रखना चाहिए और उसी पे कैरी ऑन करना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि अपना रिकाउंट होता है तो हमें मेरे ख्याल से उसके बाद कोई एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज करना हमारा हक है, हमने किया। अगर उसके बावजूद भी रीपोल होगा तो मेरे ख्याल से उसके जो भी रिजल्ट आएंगे हमें काबिल कबूल होंगे। मैं पहले दिन से अरबाब साहब यही कहता था कि दो ही ताकतें हैं इस वक्त सिंध में जो 249 पे इलेक्शन कर रही है, एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी, क्योंकि ये दोनों जमहूरी जमातें हैं। ये कोई सेलेक्टर्स और सेलेक्टेड के हाथ से नहीं आती हैं। यही इलेक्शन जीतेंगी और इनमें से ही टफ मुकाबला होगा और वही हुआ। सही, लेकिन साहब आपकी टॉप लीडरशिप यानी बिलावल साहब तो अपनी ऑपोजिशन जमात यानी नून लीग को ज़ाहिर है वो कहते हैं कि वो ख़ानदान है जो कि लाहौर का एक मखसूस ख़ानदान है जो माजी में सिलेक्ट होता रहा है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, जरा राजा यासिर हुमायूं साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करें। राजा साहब, यह आपकी हुकूमत में इलेक्शन जो हैं उसमें से सिर्फ एक आपकी जमात जीतने में कामयाब हो सकी है, या आपकी पार्टी की मकबूलियत कम से कमतर होती जा रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शंस में कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी थी, लेकिन बाई इलेक्शन इससे पहले मलीर में हुआ, आप वो इलेक्शन हार गए। ये आपकी अपनी सीट थी, फैसल वार्डा की खाली की हुई, ये सीट भी हार गए। और ऐसा नहीं कि टॉप के 2 या 3 कैंडिडेट्स में आपका नाम आ गया और 5 में 6 नंबर पर आप जाकर रुक रहे हैं, आपको वोट चंद हज़ार मिल पा रहे हैं। ये कारकर्दगी की बुनियाद पर ये अब आपके सामने आ रहे हैं नताइज? देखें, जब भी बाई इलेक्शंस होते हैं तो जो रूरल कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनके तो डायनामिक्स का डिफरेंट होते हैं। जो ये शहर के हल्के होते हैं इसमें बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, जिसमें इन्फ्लेशन, आपकी जो लिविंग कॉस्ट ऊपर जा रही हैं, प्राइसेस का मसला है, और ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, कोविड की वजह से आया है। आपने देखा है कि इंटरनेशनली फॉर एग्जांपल आप ट्रंप साहब को देखें कि ट्रंप का बड़ा अच्छा जा रहा था टेन्योर और अनएम्प्लॉयमेंट जो हिस्टोरिकली लोएस्ट थी अमेरिका में, लेकिन इलेक्शन वो हार गए और ये जो कॉन्सिक्वेंसेस थे इकोनॉमी के उनको फेस करने पड़े। तो आपकी अर्बन कंस्टिट्यूएंसी में हुकूमती पार्टी को डेफिनेटली नुकसान होता है जब आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो। तो ऑब्वियसली हम फेस कर रहे हैं और अगर हम इसको करेक्ट नहीं कर सके तो फिर आइंदा भी फेस करना पड़ेगा। तो वी अंडरस्टैंड दैट। लेकिन राजा साहब, इसमें हुकूमत की अपनी कारकर्दगी जो 2018 में जो वादे किए गए थे वो किस हद तक मैटर करते हैं? वो वादे पूरे नहीं हो सके इस 249 में। फैसल वार्ड ने जो वादे किए थे ज़ाहिर वो पूरे नहीं किए, हल्के में नहीं गए तो तज़ीक आमेज़ रवैया अवाम के साथ इख्तियार किया, जिसका नतीजा फिर पार्टी को भुगतना पड़ा। पार्टी उन्हें नवाज रही है, सेनेटर बना रही है और उनकी वजह से आपकी सीट निकल गई है। मैं आपको एग्जैक्टली मुझे कराची की सिचुएशन तो नहीं पता, मैं यहाँ पंजाब में बैठा हूँ, लेकिन एक मैंने जो जनरल बात की वो यही है कि एक किसी भी गवर्नमेंट के पास 5 साल होते हैं अपना टेन्योर में जो कुछ उन्होंने कहा उसको पूरा करने के लिए, और ऑब्वियसली कोई डिस्क्रिपेंसीज तो होंगी जिस वजह से लोगों ने रिएक्ट किया, और अगर करेक्टिव कोर्स आप नहीं इन टाइम ले सकते तो फिर आपको नेक्स्ट इलेक्शन में फेस करना पड़ता है। तो मैं समझ है, इस बात का इदराक है कि क्यों हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो अर्बन एरियाज में थोड़ी डाउन गई हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें विल सॉर्ट देम आउट। हम ये समझते हैं कि जो हमारी पॉलिसीज हैं वो पे ऑफ करना शुरू कर देंगी, और ऑन ट्रैक इंशाल्लाह। तो राजा साहब, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने का जो ऐलान अब ये हुआ है हुकूमत की तरफ से, ये अगले इलेक्शन से पहले लाने में कामयाब हो जाएंगे? अगले इलेक्शन फिर इसी के तहत कराए जाएंगे? ये बड़ा एक्चुअली 2 मुख्तलिफ इश्यूज हैं। एक हमारी पॉपुलैरिटी क्या है, दूसरा कि क्या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्या फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो आप देखिए कि 1985 से ऑनवर्ड्स, पुरानी बात हम नहीं करते, 70 के इलेक्शन एक ही दफा फेयर हुए थे, क्या हुआ था, हम 85 से आगे की बात करते हैं तो हर इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क जरूर उठे हैं। इंजीनियर्ड इलेक्शंस हुए हैं, पीपल्स पार्टी सबसे पॉपुलर जमात थी 1988 में, और वो पंजाब में कौमी असेंबली में जीत गई और फिर सूबाई में हरा दिया गया उसको। और ये तब से 88 के इलेक्शन में, फिर 90 में क्या हुआ, 93, तो हर इलेक्शन में कोई जो पार्टी आती है वो एक्सक्यूज करती रही है। तो मैं समझता हूँ, और हम ज़ाहिर है उस पॉलिटिकल प्रोसेस कैसा रहे हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, पॉलिटिकल खानदान से मेरा ताल्लुक है, हम देखते रहे कि ये इफेक्ट जो है वो कभी भी फेयर प्ले नहीं नजर आया इलेक्शन में लोगों को। और असल में शफाफ इलेक्शन वो होता है जिस पे तमाम पार्टीज एग्री करेंगे ये शफाफ है। मैं समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी बड़ी मैच्योर पॉलिटिकल जमात है, हमारा भी उससे ताल्लुक भी रहा है। कम अज कम पीपल्स पार्टी को जरूर सामने आना चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हमायत में। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनको अगर लगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये उनको नहीं सूट करता या इसमें कुछ खराबियां हैं तो उस पर जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन आउटराइटली रिजेक्ट जिस तरह नून लीग कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अजीबो गरीब स्टैंड है।
कि वो चाहते ही नहीं कि आप मॉडर्नाइज करें अपना इलेक्टोरल सिस्टम और मॉडर्नाइज करें अपनी चले पीपल्स पार्टी इस पर क्या पॉजिटिव रिस्पांस करती है? नहीं, तैमूर साहब से मैं जानता हूँ, लेकिन राशिद महमूद सुमरो साहब, ये अगर ज़ाहिर आपकी जो अपोजिशन तहरीक इस वक्त चल रही है हुकूमत के खिलाफ वो चल रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुकूमत अगर कोई बेहतर कदम उठाती है, अगर इस इलेक्शन के पूरे तरीक़ेकार को साफ और शफाफ बनाना चाहती है, तो हुकूमत का इस साथ देंगे आप इस इक़दाम पर? नून लीग तो ज़ाहिर अपना जवाब दे चुकी है, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ होगा? देखें अरबाब साहब, इस पर PDM की क़यादत फ़ैसला करेगी, लेकिन जिस हुक्मरान को हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, जिस हुक्मरान ने जो वादे कौम के साथ किए थे, आज वो वादे कहाँ खड़े हैं, मुल्क कहाँ खड़ा है, जिस तरह इसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, मुल्क की दाखिला और खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया है, गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया है, जिस तरह इस शख्स ने जो है वो हमारे बैंक IMF के पास गिरवी रख दिए हैं, तो ये इसी तरह बेड़ा गर्क करेगा इलेक्शन इस्लाहात का। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक मरतबा साफ शफाफ इंतखाबात हो जाएं, आवाम को उनके मर्ज़ी के मुताबिक अपने नुमाइंदे मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजने का रास्ता दिया जाए। उसके बाद एक खुद मुख्तार पार्लियामेंट, साफ और शफाफ और बाइख्तियार पार्लियामेंट जब हमारे से वजूद में आएगी, वो जब ये साफ शफाफ इलेक्शन कैसे होंगे, को भी कबूल होंगे, कार को तो राइज करने की कोशिश कर रही है होंगे, आइन के भी रूह के मुताबिक होंगे। और देखें, हुकूमत खुद उस चोर दरवाजे से आई है, जो खुद उस चोर दरवाजे से आई हो उससे आप इंसाफ की क्या तकाजा रख सकते हैं? जो खुद सेलेक्ट होकर आए हों, आप उनसे इंसाफ के क्या तकाजा रख सकते हैं? इनसे यही रखें कि दुबई से लोग कमाने के लिए आने थे, लंदन से लोग कमाने के लिए आने थे, और आज हमारा वजीर आज़म जो है वो लंगर तकसीम कर रहा है। क्या इसमें भी मैं यही उनसे उम्मीद रखूं कि ये वोट की इस्लाहात इससे भी ज़्यादा बेहतर बनाएगा, ये इससे ज़्यादा बेड़ा गर्क करेगा? ये तो जिस काम में माशाल्लाह से इमरान खान हाथ डालता है उसका बेड़ा गर्क करके रख देता है। बचा खुचा जो इंतखाबी निज़ाम है, अगर इमरान खान के हाथ में ये भी दे दिया तो ये इसका भी बेड़ा गर्क करके रख देगा। इमरान खान से किसी चीज़ में खैर की उम्मीद नहीं। अल्लाह करे कि ये इलेक्शन कमीशन इसके हाथ से दूर रहे। अगर इसमें हाथ पड़ा इमरान खान का तो इसका भी ऐसे ही बेड़ा गर्क करेगा जिस तरह बाकी इदारों का उसने बेड़ा गर्क किया है। तो तैमूर साहब, हुकूमत को पीपल्स पार्टी से उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं हुकूमत का साथ देगी, लाने में हिमायत करेगी? क्या वाकई पीपल्स पार्टी ऐसी सोच रखती है, या आप भी नून लीग की तरह इसकी मुखालफत ही करेंगे? जी देखिए जी, एक तो मैं जरा थोड़ा क्लियर कर दूं कि आपने बताया कि 9 इलेक्शन अभी हार चुकी है, 9 नहीं पर PTI अभी तक 11 इलेक्शन हार चुकी है, और वो अर्बन हो या वो रूरल हो, उन्होंने हर जगह पर इतनी लीडों से सीटें हारी हैं। जहाँ पर 30 नंबर पे आते थे वहाँ 6वें और 7वें नंबर और 5वें नंबर पे हैं। तो ये तो जाहिर बात है, पॉलिसी जो इमरान खान की है उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, और आपकी जो आवाम है वो आपको अब गोली तो मारने से रही। आवाम का तो जो हक है वो वोट की थ्रू ही होता है, वोट के थ्रू उन्होंने दिखा दिया है कि उन्होंने ओवरऑल पूरी PTI को पूरे पाकिस्तान में जो है सो कर दिया है नल एंड वॉइड। उस पर भरोसा और एतबार नहीं रहा। दूसरी बात आपने की बात करने की रिफॉर्म्स की, तो हम चाहते थे हम बातचीत करें, हम चाहते थे मुल्क की बेहतरी हो, हम चाहते थे रिफॉर्म्स आए, पर जो पिछले कुछ सालों का जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो पिछले 3 साल गुजरे हैं, तो उसमें हर उसी चीज का उलट हुआ है जिसका इमरान खान ने वादा किया है। जो वादे किए, चाहे किसी पॉलिटिकल वर्कर के साथ किए, अपने वर्कर्स के साथ किए, अपने वोटर्स के साथ किए, पाकिस्तान की आवाम के साथ किए, तो हर उस चीज का उलट करके दिखाएगा कि लोन नहीं लूंगा, तो इतने लोन लिए कि जिंदगी में किसी प्राइम मिनिस्टर इतने लोन नहीं लिए। सबसे बड़ा भिखारी वो बना जिसने कहा था मैं भीख नहीं मांगूंगा, जिसने कहा था मैं करप्शन खत्म करूंगा, उसने करप्शन को 117वें नंबर से 124वें मोस्ट करप्ट नेशन में आप ले आए। आपने IMF को सारे पावर्स दे दिए। आपने वही काम किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी जमाने में हुआ था। हालांकि हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं कि वैसे क्या होते, तो हमें इस चीज का भरोसा हो ही नहीं सकता कि जो बातचीत होगी उस पर अमल होगा। आज तक एक भी कोई ऐसी, ठीक है, इसका मतलब कि तमाम अपोजिशन जमातें इसमें हुकूमत का साथ देने पर तैयार नहीं। अभी क्या फिर हुकूमत इसको ऑर्डिनेंस के तौर पर इसको कैसे राइज करवाएगी, या फिर बिल लाती है, और बिल अगर लाती है तो फिर असेंबली से इसको किस तरह से पास करवाया जाएगा, इस पर गुफ्तगू करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाना चाहती है, लेकिन अपोजिशन की कोई जमात इस वक्त हुकूमत का साथ देने पर तैयार नहीं है। तो राशिद महमूद शुमरो साहब, अगर अपोजिशन जमातें हुकूमत के किसी अच्छे इक़दाम में आगे, अगर हुकूमत कोई बेहतरी का कदम उठाना चाहती है, इलेक्शन के निज़ाम को साफ़ व शफ़ाफ बनाना चाहती है, अगर आप लोग इस बेहतरी के काम में साथ नहीं देंगे तो फिर, और हुकूमत को गिराने के लिए भी आप लोग कोई ऐसा अमल नहीं कर पा रहे। इस तरह आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि पंजाब की हुकूमत को गिराने के लिए नून लीग इस वक्त सीरियस नहीं है और मुकमुका हुआ है आपस में, तो फिर ये मामला किस तरह चलेंगे? हुकूमत को यानी बेहतरी का काम करने भी नहीं देना और हुकूमत गिरानी भी नहीं है। देखें, सबसे पहली बात यह है कि मैं मोहतरम जनाब बिलावल साहब के बयानात पर क्या तज्जिया करूं। बिलावल साहब बेचारे ने मेरे मोहतरम हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने एक खुले समंदर में गोता लगाया है। अब देखते हैं कि वो वहाँ से हीरा निकाल के बाहर लाते हैं या खाली हाथ बाहर आते हैं। उनको पता है कि सिंध के आवाम में उनकी मकबूलियत कितनी है। आज आपको मैं दावत देता हूँ अरबाब साहब, आप लाड़काना तशरीफ़ लाएँ, मैं आपको लाड़काना का एक विज़िट करवाता हूँ। सर, आपको इलेक्शन हराया उन्होंने, लाड़काना शहर से आप करें तो है, रोडों का हाल शिकस्त देखें, गलियों का हाल देखें, अस्पतालों का हाल देखें। मुझे हरवाया इस तरह ही जिस तरह डस्का में धुंध पड़ गई थी, लाड़काना के नताइज में भी 2 दिन की धुंध पड़ गई थी। 2 दिन के बाद धुंध हटी तो जीता हुआ हार चुका था और हारा हुआ जीत चुका था। ये तो आप आए और लाड़काना के अवाम से पूछें कि उन्होंने किसको वोट दिया। ये तो 2 दिन के नताइज अगर न रोके जाते, 2 दिन तक मेरे रिजल्ट न रोके जाते तो माशाल्लाह रिजल्ट वही होते जो लाड़काना के अवाम ने फैसला किया था। इसलिए तो बिलावल साहब जहाँ भी बैठते हैं माशाल्लाह उनको लाड़काना और लाड़काना का इलेक्शन याद होता है, क्योंकि उनको पता है जिस तरीके से वो लाड़काना की सीट उन्होंने निकाली है। राशिद साहब, इसका मतलब कि जो इल्जाम, जिस तरह धांधली का इल्जाम आप लोग हुकूमत वक्त पर लगाते हैं, वही इल्जाम जब आप पीपल्स पार्टी पर और बिलावल साहब पर भी लगा रहे हैं, तो फिर पीडीएम में इतने अरसे तक आप लोग साथ क्यों बैठे, एक दूसरे को कबूल क्यों किया? फिर तो आपको पीपल्स पार्टी को नहीं साथ मिलाना चाहिए था पीडीएम में, या पीडीएम अगर उन्होंने बनाई थी तो फिर आपको साथ नहीं आना चाहिए था, मौलाना साहब को सरबराह नहीं बनना चाहिए था उसका, जबकि पहली धांधली कर चुके थे आपके साथ। पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद, इंतखाबी इत्तेहाद किसी सूरत कभी भी नहीं रहा है। अरबाब साहब, आपको वजाहत करता हुआ चलूं कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद इलेक्शनी इत्तेहाद नहीं रहा। हमारा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ इमरान खान के हुकूमत को घर भेजने के लिए था, इलेक्शनी इत्तेहाद नहीं था। हमने कोई उनके साथ इलेक्शन का पैक्ट नहीं किया। अच्छा, लेकिन जाहिर है राशिद साहब, एक हुकूमत धांधली के नतीजे में आई, उसको तो आप घर भेज रहे हैं उस हुकूमत के साथ, उस सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर जिस पर खुद आप धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, तो ये फिर ये तजाद नहीं आ रहा सामने? मैं देखें ना, धांधली का इल्जाम सिर्फ मैं नहीं लगा रहा हूं। बिलावल साहब सिंध हुकूमत का हिस्सा हैं और सिंध हुकूमत कर रहे हैं और सिंध में उनकी हुकूमत है और वो भी धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। धांधली का इल्जाम सिर्फ बिलावल साहब नहीं लगा रहे, 86 सीटों के साथ पीएमएल-एन कौमी असेंबली में बैठी हुई है, वो भी धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। तो बिलावल साहब से पहले पूछे ना कि आपकी सूबे में हुकूमत है, आप इस हुकूमत को धांधली ज़दा हुकूमत कैसे कह रहे हैं? 3 सूबों में हुकूमत वो नाजायज है और सूबे सिंध में जायज कैसे हो जाती है? वो बिलावल साहब को भी पता है कि 2018 के इंतखाबात कैसे हुए थे, हमें भी पता है कि कैसे हुए थे, नून लीग को भी पता है कैसे हुए थे। तो लिहाजा हम मिलकर इस चीज पर आ रहे थे कि मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। सिंध में वोट चोरी होता है वो भी ना हो, पंजाब और केपीके और बलूचिस्तान में होता है वो भी ना हो, जहां भी वोट पर डाका डलता है वहां वोट पर डाका न डले। अगर मेरे इस बयानिए को बिलावल साहब लेकर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं कि हाँ लाहौर में भी वोट चोरी नहीं होना चाहिए, लाड़काना में भी वोट चोरी नहीं होना चाहिए, तो ये मेरी फतह है कि बिलावल साहब मेरे बयानी के साथ खड़े हैं कि लाड़काना में भी वोट चोरी नहीं होना चाहिए, लाहौर में भी वोट चोरी नहीं होना चाहिए। सही। तो तैमूर साहब, बिलावल साहब को कब पता चला कि नून लीग तो हुकूमत की बी टीम है और पंजाब में वो इसलिए हुकूमत को चैलेंज नहीं कर रही कि वो 5 साल पूरे होने देना चाहती है और मुकमुका हुआ है इनका आपस में? कुछ अरसे पहले तो बिलावल साहब मरियम साहिबा को बहन कहते थे, वो इनको भाई कहती थी। ये कब बहन भाई की असलियत एक दूसरे के सामने खुलकर सामने आई? पहली बात तो मेरे ख्याल से अभी भी चेयरमैन साहब इज्जत करते हैं मरियम साहिबा की और अपनी बहन का दर्जा देते हैं। बाकी रही सियासत की बात, कुछ चीज़ें अनक्लियर थी जो क्लियर हो गई। सुमरो साहब ने बात की लाड़काना की, आप लाड़काना की बात करें या कराची की बात करें, आप सिंध की किसी जगह पर की बात कर लें आप, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे मकबूल जमात है
और इंशाल्लाह रहेगी। और मेरे ख्याल से अगर आप हिस्ट्री देखें जब से पाकिस्तान बना है तो लगातार 3 हुकूमतें एक ही जमात ने की और इतनी सारी चीज जो आज हमारे पास है, धांधली के बावजूद, प्रेशर टैक्टिक्स के बावजूद, जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई इलेक्शन में उसके बावजूद, हम फिर भी द बिगेस्ट लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी। तो तैमूर साहब 2013 के इंतखाबात हुए, पूरे मुल्क में धांधली का शोर मचा, 2018 के हुए फिर धांधली का शोर मचा, तो ये सिंध के अलावा पूरे मुल्क में धांधली होती है? सिंध में कहीं कोई धांधली नहीं होती और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है? देखिए, मैं आपसे 2 चीजें हल्फिया क्लियर कर दूं कि मेरे हिसाब से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सिर्फ वो लोग नहीं हैं जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चाहे जीडी हो, चाहे काफी का भी कैंडिडेट हो, चाहे कोई भी जमात हो। मैं समझता हूँ 70 से 80% हमारे पास आना चाहते हैं। और अगर धांधली सिंध में ना होती, शायद एक भी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी सीट नहीं जीत सकती। वो जो यहाँ पे इंटरफेरेंस हुई, जो इलेक्शन से पहले मसले मसाइल हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग किडनैप हुए, गिरफ्तार हुए, उन पे केसेस हुए, उसके बावजूद हमने ये मेजोरिटी ली। तो बिल्कुल अगर ये धांधली नहीं होती तो आज बहुत बेहतर सिचुएशन होती और हम ज्यादा परफॉर्म कर सकते थे। तो अगर हमारी नीयत साफ है तो हम समझते हैं कि बाकी सब लोगों की भी नीयतें साफ होंगी। जब हमें कहा गया था कि हमें लॉन्ग मार्च के लिए प्रिपेयर करना है, तो जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रिपरेशन की थी, हमारा सिंध का सदर एक एमएनए के हल्के में एक यूनियन काउंसिल में गया था। हमारे एमएनए, हमारे एमपी ने पूरे लॉजिस्टिक्स का बंदोबस्त किया था। अगर ये मार्च होती तो मेरे ख्याल से बहुत मुस्बत फायदा होता पीडीएम को, पर ये लॉन्ग मार्च ही हमारी जो कैंसिल कर दी गई और बाद फिर आ गई उन्हीं इस्तीफों के ऊपर, रेजिग्नेशन के ऊपर, जिसका हमने पहले से कहा था कि हम फैसला नहीं कर सकते जब तक सीसी की हमारी मीटिंग नहीं होगी और फैसला नहीं होगा। तो ये चीजें हमने कभी इजाजत नहीं दी थी कि आप ये एजेंडा ले आए कि अभी इस्तीफे देने हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही तरीके के साथ किसी ने मनूवर किया और ये मैकेनिकली बड़ा टैक्टिकल काम किया कि पीडीएम कमजोर हो गई। और उसके बाद फिर ये बयानिया कि हम चाहते हैं कि पीटीआई अपने 5 साल पूरे करे, तो ये चीज भी हमारी समझ से बाहर है। हम तो इस चीज पर काम कर रहे थे, इस चीज पर मेहनत कर रहे थे कि हमारी जल्द से जल्द पीटीआई हुकूमत से जान छूटे। हमें नहीं पता था कि अंदरूने खाना ये तैयारियां हो रही हैं कि 5 साल इनको अपना टाइम पूरा करने दें ताकि जो अगली इलेक्शन आए उसमें ये वैसे ही फेल होकर कट होकर चला जाए। हमें ज्यादा एहसास था लोगों का, आवाम का, जो आज इतने मसले मसाइल और मुश्किलात से फंसी हुई है गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से, महंगाई की वजह से, करप्शन की वजह से और नाअहली की वजह से। ठीक है, तो राजा यासिर साहब, पीपल्स पार्टी से आप ये उम्मीद लगा रहे थे कि शायद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को वो सीरियस लेंगे आपकी और आपकी हिमायत का ऐलान करेंगे, आपका साथ देंगे, लेकिन उनका भी जवाब आपके लिए बिल्कुल ना है। अब जब अपोजिशन की कोई जमात आपके साथ इसमें नहीं है तो फिर कैसे इसको पार्लियामेंट से मंजूर कराएंगे, या ऑर्डिनेंस की सूरत में फिर नाफिज करने का प्लान है? क्या करेगी हुकूमत फिर आगे इसको लेकर? देखें, वर्स्ट केस सिनेरियो में तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर जो इस मुल्क में हो रहा है वो होता चला जाएगा। इनको सेनेट के इलेक्शन से पहले हमने ऑफर की थी कि अभी सेनेट पे बात कर लेते हैं, ओपन बैलेटिंग पे चले जाते हैं, और नून लीग को भी की थी, इनको भी की थी, और इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। उसके बाद एंड में क्या हुआ, बाय हुक एंड क्रोक फिर जो भी जीतता है वो जीत जाता है। लेकिन राय साहब जब बाद में इन्होंने आपको ओपन बैलेटिंग की ऑफर की तो आपने मना कर दिया, दूसरी हम जीत गए। तो आपने सिस्टम के अंदर रह के अगर डर्टी प्ले ही करना है तो फिर जैसे हो रहा है ऐसे होता रहेगा। ये तो कोई इसमें क्या दूसरी मैं बात करूं आपसे, लेकिन तो हाँ, अगर ये, लेकिन कम से कम लोगों को पता चल सका कि ये बेहतरी चाहते हैं सिस्टम में या नहीं, और इतने अरसे से ये पावर में थे, बेहतरी ला सकते थे। बाकी लोग अभी इतना भूले नहीं है जो पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस रही है 2008 से 13 तक, और पंजाब में जो पूरी तरह सफाया हुआ है पीपल्स पार्टी का। तो अगर नवाज साहब ये समझ रहे हैं कि लोग भूल गए हैं, तो मेरा ख्याल है पंजाब में तो कोई नहीं भूला, और मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का वोट गेन जो है वो पीपल्स पार्टी पंजाब में करने वाली है। तो पंजाब पीटीआई की गवर्नमेंट ये खत्म कर लें या रहने दें, ये पंजाब में खत्म हो जाए, उससे पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनको पता होगा। लेकिन राजा साहब, पाकिस्तान में आमतौर पर अपोजिशन का काम तो हुकूमत पर तनकीद करना, उससे वापस होता है। ये बेहतरी लाना तो हुकूमत का ही काम है। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में अगर अपोजिशन जमातें नहीं भी आपका साथ देती तो भी जब भी बाई इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो उंगली आप पर उठेगी। ये मौका बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि जाहिर है खान की पार्लियामेंट है और इतनी कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी नहीं है, बड़ी एक थिन मार्जिन से बनी हुई है। तो ये कोई जो सेन एलिमेंट्स हैं अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, उनको ये चाहिए कि अगले इलेक्शन से पहले किसी एक एजेंडे पे 1 पॉइंट पे
कि फेयर इलेक्शन हो जाए जिसमें सब एग्रीड हो, तो सिस्टम की तो राय साहब, हुकूमत अगर सीरियस है, हुकूमत फिर इनको नजर आया इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में अगर सीरियस है, कह रहे होंगे कभी कि आरओएस का इलेक्शन था, कभी कोई जरदारी साहब ने 2013 के बाद भी यही कहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद तमाम पार्टी लीडर्स को इस पर बैठकर बात करने की दावत दें, एक सेशन बुलवाएं और उसमें तमाम लोगों को एतमाद मिले, अपोजिशन की जमातों को, तो हो सकता है इनका रवैया कुछ नरम पड़ जाए, शायद ये फिर सोचने पे मजबूर हो जाएं। ऐसा कुछ सोच रही है हुकूमत? देखिए, ये पार्टी की टॉप लीडरशिप का काम है और मेरा ख्याल है इस बात पे डेफिनेटली बात भी की जाएगी। इनकी टॉप लीडरशिप से ऑब्वियसली हम दोनों कंपैरेटिवली उस पोजीशन में नहीं है कि यहाँ पे कोई बात जो है वो आपको बता सके, लेकिन ऑब्वियसली किया जाना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है टॉप लेवल पे। ठीक है, तो राशिद सुमरो साहब, अगर टॉप लीडरशिप से पैगाम आता है, खुद अगर खान साहब इस पर बात करने के लिए इजलास कोई बुलाते हैं, तो मौलाना साहब और पीडीएम फिर क्या फैसला करेगी? फिर भी ना ही सोचा हुआ या कुछ गौर ख्वास हो सकता है इस पर? इमरान खान के लिए ना ही है हर मामलात में। इमरान खान कश्मीर के मामले पर तो पीडीएम को बुलाने के लिए तैयार नहीं था, कश्मीर के हसास मामले पर अपोजिशन से मुशावरत के लिए तैयार नहीं, और अब जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स पर वो अपोजिशन के साथ बैठने के लिए कैसे तैयार हो चुका है। लेकिन जेयूआई का इमरान खान के लिए ना ही होगा हर मामलात में। किसी सूरत हम इमरान खान के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं जब तक मुल्क के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो जाते। साफ शफाफ इलेक्शन के नतीजे में अगर कौम इमरान खान को मुंतखब करती है तो जमीयत उलमा उस पर सोचेगी, लेकिन जब तक साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं होते तब तक हम इमरान खान, सेलेक्टेड इमरान खान के साथ किसी तौर पर कहीं भी बैठने के लिए तैयार नहीं है। चलें, अपोजिशन की तमाम जमातों ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर हुकूमत का साथ ना देने का ऐलान किया और किसी तौर पर ये जमातें तैयार नहीं है। तो अब देखते हैं कि हुकूमत इसको किस तरह से लेकर आगे चलती है और कैसे फिर इस पर आगे काम हो पाता है। बहुत शुक्रिया राशिद महमूद सुमरो साहब, तैमूर तालपुर साहब, राजा यासिर हुमायूं साहब। एक ब्रेक के बाद अब कोरोना की सूरत हाल मुल्क में अभी उसी तरह से बरकरार है, लेकिन हलाकतों में 24 घंटे का जो एक फिगर होता है उसमें कुछ कमी आई है और 100 से कम हलाकतें गुज़िश्ता 24 घंटे में हुई, जो कि एक अच्छी बात है और इसका रेशो और कम होना चाहिए। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और एहतियात इलाज से बेहतर है। कोरोना वायरस से बचाव का सबसे आसान तरीका भी सिर्फ एहतियाती तदामीर यानी SOPs पर अमल करना ही है। और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए लगाए जाने वाली सख्त SOPs ने कुछ अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में 25 अप्रैल के बाद पहली बार 100 से कम अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। हुकूमत SOPs में सख्ती बढ़ाने के साथ साथ कोरोना की वैक्सीन की फराहमी की कोशिशें भी इस वक्त तेज़ कर रही है। वफाकी हुकूमत ने रवा साल के इख्तिताम तक 7 करोड़ पाकिस्तानियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया और मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ये कहते हैं कि हुकूमत अब तक वैक्सीन की 3 करोड़ खुराकों के लिए मुआहदों पर दस्तखत कर चुकी है और इसी साल जून के आखिर तक कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 90 लाख डोज भी हासिल हो जाएंगी, जिसमें से 90% खरीदी जाएंगी। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अहल अफराद की तादाद भी तकरीबन 10 करोड़ के करीब हो चुकी है। और अब हुकूमत ने 40 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए भी, 40 से 50 के दरमियान जो लोग मौजूद हैं उनके लिए भी अब वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया। भी ज़रूरी है कि अपनी रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कराएं और ख़ुद को वैक्सीनेट करवा कर इस वबा से दूर और महफूज रह सकें। इसी पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब, SOPs पर अमल दरामद क्या अभी तक उस हद तक हो रहा है? गो के ये जो अमवात हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में 100 से कम हो गई, ये 79 या 80 के करीब लोग अपनी जान से गए, जो कि फिगर एक मौके पे 200 तक चला गया था। लेकिन SOPs को अभी भी मजीद सख्त करने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं अभी भी मार्केट्स भी लोग जा रहे हैं। आज एहतिकाफ का भी आगाज़ हुआ। लाहौर में तो ऑफिशियली एहतिकाफ करना मना था, लेकिन छुप छुपा के लोग बैठ रहे हैं। कल जुलूस में भी लोग शिरकत करेंगे, ज़ाहिर है उनको रोक तो नहीं सकता कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये फ्लक्चुएशन है, अभी एक दिन में कुछ अमवात अल्लाह का शुक्र है कम है, लेकिन ये अमवात बहुत ज़्यादा है। अब 80 लोग जो इंतकाल करके उनके घर वालों से पूछे कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है, उनके घर में क्या क़यामत मच गई है जिनका इंतकाल हुआ है। हम तो ये चाहते हैं कि इसमें मज़ीद कमी होती चली जाए, अल्लाह करे, लेकिन इतनी जल्दी हम असेसमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि
कोरोना का जो इंक्यूबेशन पीरियड है बीमारी लगने का, वो तकरीबन 5 से 8 दिन 9 दिन का होता है। अब अभी तो हम इसको कह नहीं सकते कि ये बेहतर हो रहा है, लेकिन एक चीज जरूर है कि हुकूमत कुछ बेहतरी की तरफ कर तो रही है कोशिश, लेकिन बहुत सी जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। जो कहा गया है वो हो नहीं पा रहा है। लोग वैसे ही अपनी जगहों पे जो बाजार है वहाँ, खासकर मैंने कल देखा इतवार बाजार जहाँ जहाँ लगता है वहाँ बेतहाशा लोग थे बगैर किसी मास्क के। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें खतरनाक है, और हम खतरनाक इस सेंस में कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास 3 वेरिएंट्स हैं, यूके वेरिएंट और साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन वेरिएंट, ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इनका सिम्टम फौरन नहीं पता चलता। जब इंसान को जिस्म में दर्द, बुखार या खांसी होती है तो फौरन डॉक्टर के पास जाता है। इस वेरिएंट में, कोरोना के इस वेरिएंट में प्रॉब्लम ये है कि शुरू में सिर्फ नज़ला जुकाम होता है, लोग लिफ्ट नहीं कराते हैं कि चलो ठीक है नज़ला जुकाम में ठीक हो जाएगा, और फिर अपने रूटीन के काम में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन 3-4 दिन बाद जब उनके फेफड़े का इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो उनको खांसी और सांस में तकलीफ होती है। हमें डर इस बात का है कि ये बीमारी का जो बॉटम लाइन है, या ये कह दूं कि ये इसकी जो लाइफ लाइन है वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन खुदा ना खास्ता जैसे ही कम होती है लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है और हॉस्पिटल भागते हैं। हमें डर इस बात का है कि जो इंडिया में हालात हुए हैं, अल्लाह ना करे कि हमारे यहाँ हो, वहाँ पे यही बात हुई है कि ओवर कॉन्फिडेंट में इंडिया जो है वो इस वक्त प्रॉब्लम में फंस गया है कि हमने कोरोना को, ये जुमले कहा जाता था कि हमने कोरोना को शिकस्त दे दी है, हमने कोरोना को भगा दिया है, और हमने वैक्सीन भी बना लिया है। मतलब ये था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, हम तो बस अब बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन देखें अल्लाह ताला ने कैसे प्रॉब्लम में डाल दिया उनको। हम दुआ करते हैं कि वहाँ के लोग जो है इस परेशानी से बाहर बिल्कुल। निकले। लेकिन डॉक्टर साहब वहाँ की हुकूमत ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी, लेकिन ये जो यहाँ की आवाम की बेहिसी है कि हुकूमत SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन में अगर नाकाम भी हो रही है तो ये दरहकीकत हुकूमत की तो नाकामी नहीं है, ये तो ये आवाम की अपने आप से दुश्मनी है कि वो मार्केट्स भी जा रहे हैं, मसाजिद में भी बगैर किसी फासले के नमाजें पढ़ी जा रही हैं। अभी रमज़ान का माहौल चल रहा है तो हर रात आपको हर सड़क पर कई सैकड़ों की दर्जनों की तादाद में लोग क्रिकेट खेलते भी नजर आएंगे। अगर हुकूमत नहीं करवा पा रही इम्प्लीमेंटेशन तो आवाम को खुद भी तो एहसास करना चाहिए अपनी और अपने अजीज़ों की जान का। देखिए, आवाम को बिल्कुल एहसास करना चाहिए। और बात सारी ये है कि देखें जो हुकूमत का काम क्या होता है, हुकूमत का काम ये होता है कि अपने आवाम को वो बुराई से बचाना है जिसमें उनको जान का खतरा है, वो वबा से बचाना है जिनसे उनकी जान को खतरा है। और साथ ही साथ जब वबा आती है तो अच्छी हुक्मरान का काम ये होता है कि अपने अवाम को वबा से भी बचाना और मईशत से भी बचाना। अब देखिए यहाँ पर अवाम डे 1 से हम देख रहे हैं कि डे 1 से अवाम जो है बिल्कुल लापरवाह है, ऐसा बिहेव किया है कि जैसे कोरोना कुछ भी नहीं है। और ये बात भी शुरू में आती रही, अभी भी लोग कहते हैं। मैं अभी परसों की एक बात बताता हूँ कि मैं ट्रैफिक पुलिस के 4 लोग खड़े थे जिसमें से 3 लोगों ने मास्क लगाया था, एक यंग सा लड़का था ट्रैफिक पुलिस का, उसने नहीं लगाया था। मैं सिग्नल पे खड़ा था, मैंने उससे पूछा कि भाई आपने क्यों नहीं लगाया मास्क? उसने कहा सर मेरा रोजा है और रोजे में कोरोना कुछ नहीं करता। अच्छा। अब जहाँ देखिए इस तरह की बात होगी तो मैंने सिर्फ ये कहा, मैंने कहा यार ये बाकी लोग बेरोजगार हैं क्या? तो वो सब हंसने लगे, कहने लगे नहीं जी हमारा सबका रोजा है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि लोग जो एक पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में कैटेगरीज है, कुछ लोग बहुत ज्यादा खाइफ हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते, अपने बच्चों को बाहर नहीं ले जाते। एक कैटेगरी ये है, एक कैटेगरी ये है कि वो बाहर निकलते हैं लेकिन प्रॉपर SOPs को फॉलो करते हैं। और एक तबका वो है, एक कैटेगरी वो है जो बिल्कुल कोरोना को मानते ही नहीं है। वो ये समझते हैं ये सारा बकवास है और ये सारी कॉन्स्पिरेसी है और बस आप
जो है आप ये कोरोना वरोना कुछ नहीं बिल्कुल। है। और डॉक्टर साहब ज़ाहिर है एसओपीज की लोगों अहमियत ने- के बाद फिर दूसरा मरहला वो जो वैक्सीनेशन का आता है। अब जिस स्पीड से वैक्सीनेशन चल रही है, वैक्सीनेशन को भी लोग सीरियस नहीं ले रहे, अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे उस तादाद में जितनी होनी चाहिए। तो ये अब लोगों को ये भी पैगाम दें कि वैक्सीनेट करना भी खुद को ज़रूरी है। अगर वैक्सीनेशन आपके एरिया में और आपकी एज की जो लिमिट है उसमें अवेलेबल है तो जाएँ और ये वैक्सीन लगवाएँ ताकि महफूज कर सकें खुद को और दूसरे लोगों को भी। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमने बारहा कहा है कि देखिए वैक्सीन इस बीमारी से बचने के 2 तरीके हैं और इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। सिर्फ 2 इलाज हैं। एक इलाज एसओपीज को फॉलो करने पे। तमाम लोगों से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि एसओपीज को फॉलो करें। अब बारहा ये बात कही जा रही है और ये कहते रहेंगे और लोगों को करना पड़ेगा। और दूसरा इलाज इसका ये है कि वैक्सीनेट कराएं अपने आप को। आप जब वैक्सीनेट हो जाएंगे तो वो लोग जो वैक्सीनेट हो रहे हैं उनको खतरा कम होगा। अगर उनको कोरोना हुआ भी तो वो शिद्दत नहीं होगी, वो हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे। लेकिन जो लोग कोरोना का वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं वो खतरे में रहेंगे। वो उनकी बीमारी शिद्दत हो सकती है अगर उन पे कोरोना ने हमला किया तो। लिहाजा मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेट करें। हुकूमत जिस तरह से एज बता रही है, जहां मौका मिलता है लोगों को चाहिए कि इसकी नफी ना करें, वैक्सीनेट अपने आप। दोनों की अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहमियत है और एसओपीज को भी लोगों को फॉलो करना है और वैक्सीनेशन भी अपनी वैक्सीनेट भी खुद को करवाना है, वैक्सीन भी लगवानी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये पैगाम दे रहे थे कि बराए करम अब लोगों को सीरियस हो जाना चाहिए। सड़कों पर क्रिकेट खेलना छोड़ दें और मसाजिद में जा रहे हैं तो मास्क कम से कम ज़रूर पहने क्योंकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को तो अभी तक फॉलो नहीं किया जा रहा और सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करने की शदीद ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।